हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। आज की वीडियो में हम रेनबो बुक से सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, भारत इज माय होम। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप पिक्चर देख सकते हो उनका अपने स्क्रीन पर। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? ये इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनके बाद कार्यभार संभाला था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भारत रत्न की तस्वीर दिख रही है आपको आपके स्क्रीन पर। तो ये क्यों मैंने लगाया है? क्योंकि इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, वो इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। भारत इज माई होम, जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हुई। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, जो अभी तेलंगाना स्टेट में है। Was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. Eminent educationist का मतलब क्या है? बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद। ठीक है, जो लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं और शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को लगाते हैं। Dr. Hussain became the president of India in 1967. Earlier he had served as the governor of Bihar. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि प्रेसिडेंट बनने के पहले ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो हमारे बिहार से भी इनका ताल्लुकात था। Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's culture. तो ये जो आप चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं ये कहाँ से लिया गया? इन्होंने जो स्पीच दिया था प्रेसिडेंट बनने के बाद, इन्होंने जो स्पीच दिया था उसी से इस पार्ट को लिया गया है जो आपको चैप्टर में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में। भारत इज माई होम। भारत मतलब इंडिया, हमारा देश। और इस टाइटल से, इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो इंडिया, अपने घर के बारे में, अपने देश के बारे में हमें बताना चाहते हैं। I must confess that I'm overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, एक्सेसिव खुश हूँ। ओवरवेलम मतलब जब आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने एग्जाम आपका बहुत अच्छा नहीं गया था और आप सोच रहे थे कि आपको ठीक है 60% मार्क्स आ जाएंगे, बट जब आप अपना रिजल्ट देखते हो तो आपको 80% मार्क्स मिले। तो आपको जैसे खुशी होगी वैसे खुशी को हम कहते हैं यू गेट ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन। ठीक है, तो इसी तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे देश के लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे कंट्री के हाईएस्ट ऑफिस क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो पद है हमारे कंट्री में वो सबसे ऊंचा पद है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली, बट द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया इज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and wealth of experience rarely to be found anywhere. अब डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में ये बोल रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पहले प्रेसिडेंट है। तो उनके बारे में कह रहे हैं अपने स्पीच में कि प्रेसिडेंसी मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि वो एक टीचर भी थे और एक बहुत महान शिक्षाविद थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पोस्ट में जो जो गरिमा लाई है, जिस तरह से इंटेलेक्ट का, पढ़ाई लिखाई का, एडुकेशन का जो इम्पोर्टेंस लाया है प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, और जितना एक्सपीरियंस था डॉक्टर राधाकृष्णन के पास वो शायद ही किसी के पास मिले। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any devoted to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself had never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. तो अभी इस पूरे पैराग्राफ में डॉक्टर राधाकृष्णन की ही बात हो रही है।
कि उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लाया प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। फिर उनका जो पूरा लाइफ था वो नॉलेज एजुकेशन इसी के लिए डिवोटेड था। और उन्होंने शायद जो किया है इंडियन फिलॉसफी के लिए, इंडियन थॉट्स के लिए, और सारे के सारे धर्म को एक साथ लाने में, सर्वसम्मता बनाने में, वो शायद ही किसी ने किया। He has never lost his faith in the essential humanity of man. और उन्होंने हमेशा सब लोगों को यही शिक्षा दी कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, देश, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, चाहे आपको एक ह्यूमन बीइंग से अपने में जो भी डिफरेंसेस नजर आए, लेकिन हम सब सबसे पहले इंसान हैं, ठीक है। हम सब लोग एक लिविंग बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और हमें उस इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने हमेशा, सीज का मतलब स्टॉप, चैंपियन मतलब उसके लिए काम करना। तो उन्होंने कभी भी इस चीज को, इस परसूट को कि लोग मिलकर रहें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, उसको कभी भी नहीं छोड़ा। और उनका हमेशा ये मानना था कि सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, पैसे से अमीर हो, गरीब हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, सबको एक डिग्निटी भरा लाइफ मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट से भरा हुआ लाइफ मिलना चाहिए, और जस्टिस मिलना चाहिए सबको, इक्वल तरीके से न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी जानते हो तो आपको पता होगा कि यही सारा जो प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सारी चीजें ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आधारशिला है, ठीक है, जिन्हें हम फंडामेंटल पिलर्स कहते हैं। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. तो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने बारे में बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ऑफिस में, मतलब प्रेसिडेंट के पद पर, मैं कंप्लीटली हम्बल रहूंगा। ह्यूमिलिटी आता है वर्ड हम्बल से। हम्बल रहना मतलब बिल्कुल पोलाइट रहना, ठीक है, घमंड नहीं करने वाला इंसान, एंड टोटल डेडिकेशन, और मैं अपने काम में पूरी तरह से फोकस करूंगा, मैं पूरी तरह से अपने काम के लिए समर्पित रहूंगा। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैंने अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान संविधान है, उससे लॉयल रहने के लिए, उसके प्रति वफादार रहने के लिए मैंने अभी अभी शपथ लिया है। ओथ को हम हिंदी में शपथ कहते हैं, ठीक है, और लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. और अब जो हमारा संविधान है वो हमने अपने आप को ही दिया, ठीक है। तो आपको संविधान के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो ओपनिंग सेंटेंस है या स्टार्टिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, जो प्रियम्बल है, उसका ओपनिंग सेंटेंस ही कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ये जो संविधान है, संविधान क्या, एक सेट ऑफ रूल्स। तो ये सेट ऑफ रूल्स हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। जो इंडिया की जनता है, जो सिटीजन है, उन्होंने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और खुद उन्होंने कहा है कि हम इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर ही इस देश को चलाएंगे, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या जो डिफरेंट इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये शपथ लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे, जिस तरह से भी देश को चलाने का काम करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के विद इन रहकर ही करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी नए नए बने हुए स्टेट, एक नए बने हुए देश के फ्री आजाद लोगों ने बनाया है और उसे अपने आप को दिया। तो 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनते हैं, तब इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल नया, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। तो जो उस टाइम पर जो फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अभी बिल्कुल ही बहुत कम टाइम हुआ है, सिर्फ 16-17 साल ही हुए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। अभी जो हमारा इंडियन स्वराज गणराज्य जो है वो नया नया बना है, और पहले बार हिस्ट्री में इतने बड़े आबादी ने खुद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। किसी राजा ने, किसी बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर किसी तरह से रूल्स रेगुलेशंस को थोपा नहीं। It is the young state of an ancient people who, through the long millennium and through cooperation of diverse ethnic elements, have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way.
अब ये ऐसा स्टेट है, मतलब ये एक ऐसा देश है जो अभी अभी फॉर्म हुआ है, कुछ सालों पहले ही फॉर्म हुआ है, लेकिन इसकी जो जनता है या यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही पुराना है। तो ऐसे पुराने कल्चर को हमने एक नया शेप दिया है, एक नए आज़ाद भारत को बनाकर, और उसको हम किस तरह से चलाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करके चलाने वाले हैं। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है, पूरे कंट्री में अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, इसका मतलब है पूरे कंट्री में अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। हर प्रांत में आप देखो लोगों का खाना अलग है, वेशभूषा अलग है, रहने का तरीका अलग है। अब तो वेशभूषा काफ़ी हद तक एक जैसा है, लेकिन फिर भी जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस के पहले लोग इतने वेस्टर्नाइज्ड नहीं थे, ठीक है? तो जो वेशभूषा भी थी, लोग अपने-अपने प्रांत के हिसाब से ही पहनते थे। आप महाराष्ट्र में देखो, साड़ी पहनने का तरीका अलग है। बंगाल में आप देखो, साड़ी पहनने का तरीका अलग है। साउथ की तरफ आप देखोगे तो अलग तरीका है उन लोगों का। तो सब जगह का जो बेसिक कल्चर है वो हर जगह का अलग-अलग है। तो ऐसे इतने सारे एथनिसिटी वाले लोगों को साथ में लाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया और खुद को ही वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ये बार-बार कह रहे हैं कि हमने ही या इंडिया के सिटीज़न्स ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको खुद को दिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? जैसे आज आज का पार्लियामेंट देखते हो या किसी भी स्टेट का जो विधानसभा है उसको आप देखते हो, तो वहाँ पर क्या है, लोग चुन कर जाते हैं। इलेक्शन होता है, जो सिटीज़न्स हैं वो वोट करते हैं और जो लोग चुने जाते हैं इलेक्शंस में, वही लोग जाकर वहाँ के एमएलए स्टेट में या एमपीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल पे बनते हैं। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो लोग बैठे थे, उन लोगों को पूरे देश से चुना गया। जनरली ये सारे लोग उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे, वही लोग देश के लीडर्स थे, और उन्हीं लोगों में देश की जनता ने अपना भरोसा दिखाया था कि आप हमारे लिए एक ऐसा संविधान बनाइए जिससे हम अपने कंट्री को अच्छे से अच्छे तरीके से चला सकें। ठीक है? और इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो हमारे ऊपर किसी और ने नहीं थोपा है, हमने खुद को वो दिया है, क्योंकि उसको किसने लिखा है? वैसे सारे लोगों ने ही मिलकर लिखा है जिन्होंने जिनको हम सारे सिटीजन्स इंडिया की आबादी ने चुना था, ठीक है? अब इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम के जितने भी आप फेमस फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सभी उसमें थे, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका नाम हम नहीं जानते। उस समय के जितने भी लीडर्स थे, इंडिया के कोने-कोने से सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लिया था, और उन सारे लोगों ने ही डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या लिखा जाना चाहिए जो कि इंडिया की जनता उसे फॉलो करेगी। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, आई प्लेज मतलब शपथ लेना, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। तो जो जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जिन सारे वैल्यूज को अहमियत दी है, उन्हीं वैल्यूज के रास्ते पर मैं चलूंगा और जनता को सर्व करूंगा। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. तो यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए वैल्यूज जो हैं वो टाइम के साथ में बदल जाते हैं या खो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इटर्नली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको ही, उसका ही शपथ लेता हूँ, और उसको ही मैं वैल्यू कर कर उसको ही अपने लाइफ का मार्गदर्शक मानकर उसी मार्ग पर चलूंगा। The past is not dead and static, it is alive and dynamic, and it's involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. तो यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो हमारा पास्ट है, ठीक है, जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, वही डिसाइड करेगा कि हमारा जो आज है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो कैसा होगा, और हम फ्यूचर में किस तरह से अपने कंट्री को, देश को शेप करेंगे। तो इस सेंटेंस से उनका मतलब ये है कि हमारे देश में जिस तरह से भी लोगों ने आज़ादी के लिए स्ट्राइव किया है, जितना फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने इतनी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं आज़ादी को पाने के लिए, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, तो उस चीज़ का हमें वैल्यू करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ आप इंडिया के डेमोक्रेसी को, रिपब्लिकनिज्म को, लिबर्टी को, सोशलिज्म को, इस सब तरह के जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको चेंज कर दो।
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस मार्ग पर चलेंगे वही डिसाइड करेगा कि हमारा आज क्या होगा और आने वाला कल कैसा होगा। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. तो वैल्यूज जो है वो टाइम के साथ वही रहते हैं, बस जो सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, वो बदल जाते हैं। तो इसी से वो बदलते हुए सर्कमस्टांसेस में वैल्यूज को आप होल्ड करके या उसके साथ में स्टिक करके आप कैसे आगे बढ़ते हो, वही डिटरमाइन करता है कि नेशन का कल्चर कैसा होगा और नेशन का कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैसा होगा। तो इस बात में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो हमारे पड़ोसी देश। तो इंडिया पाकिस्तान साथ साथ में आज़ाद हुआ, हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहले तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन साथ में ही बनाया जा रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान की तरफ चले गए और उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बाकी लोगों ने यहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आप एक तरफ से ये समझ लीजिए कि मोटा मोटी दोनों जगह का कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। रिलीजन को छोड़कर उन लोगों ने ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों को अपनाया, हमने किसी भी एक रिलीजन को महत्व देने से इनकार कर दिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि हम सर्वधर्म सम्मति पर विश्वास रखेंगे और सेक्युलरिज्म, ठीक है, इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देश को चलाने का आइडिया था। तो जब इस राह पे चलते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी अभी तक मेंटेन्ड है, ठीक है। अब यूके मतलब इंग्लैंड, जिसने 300 साल इंडिया पे राज किया है, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स इंडिया से वो अपने देश में लेकर गए, फिर भी इंडिया आज ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां पर हम लंदन की इकोनॉमी से भी आगे हैं, सॉरी यूके की इकोनॉमी से आगे हैं, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को इंडिया ने लोन देकर उसे बचाया है या बेल आउट किया है, ठीक। तो ये कैसे संभव हुआ? ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे जितने भी लीडर्स थे, जितने भी महान लोग थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जैसा बनाया उसको ही फॉलो करके देश को आगे बढ़ाया। जबकि आप हमारे पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान में देखो, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है जिसका कोई फिर महत्व नहीं होता, कुछ दिन बाद उसे गोली मार दी जाती है या फांसी पर लटका दिया जाता है और लोगों का हाल वहीं का वहीं रह जाता है। और अभी पाकिस्तान जिस सिचुएशन पे खड़ा है, लोगों के पास खाने के लिए सही से खाना नहीं है, गैस नहीं है, खाना पकाने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पीने के लिए भरपूर मात्रा में साफ पानी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी इंडियन जनता तो नहीं है। 1947 से अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे, आप गूगल में जाके इन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। तो 1947 में जहाँ इंडिया खड़ा था, या हम 1990 की भी बात करें तो 1990 में जब हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा, उस टाइम से 2023 में अभी इंडिया जहाँ खड़ा है, उसमें बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप अपने घर में अपने दादाजी या उनके पहले इंडिया में क्या सिचुएशन था, उन लोगों का लाइफ कैसा था, वो सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में बूढ़े लोगों से बात करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। आप कोई 1990 बॉर्न इंसान से बात कीजिए और 2023 में क्या स्थिति है, वो बात करके आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया ने क्या प्रोग्रेस किया। तो इसी प्रोग्रेस की बात, इसी नेशनल कल्चर की बिल्डिंग और नेशनल कैरेक्टर को बिल्ड करने की बात डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम पर 1967 में कर रहे हैं। It is the business of education as I see it to minister this constant renewal. I may be forgiven the presumption that my choice to this is high office has mainly, if not entirely, been made on the account of my long association with education of my people. तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस पूरे नेशनल कल्चर और कैरेक्टर को बिल्ड करने का काम किसका है? ये बिजनेस किसका है? एजुकेशन का है। कैसे हम ये कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। अब अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, या ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो कैसे आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमी जो है, जिसकी वजह से कंट्री जो है वो ग्रो करता है। तो आप लोगों में कैसे इन्वेस्ट करते हो? मतलब
सरकार लोगों में कैसे इन्वेस्ट करती है, तो सरकार जनता में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती है? अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करके, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। लोग जब स्किलफुल होंगे, उन्हें कुछ आएगा, तो वो डेफिनेटली अच्छा से अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करने के लिए उनका हेल्थ भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो उनका कहना है कि मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे इस ऑफिस में इसलिए बैठाया गया, मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे शायद इसलिए ही बैठाया गया है क्योंकि मेरा एडुकेशन से बहुत एक लंबा नाता रहा है, और एडुकेशन का ही काम है कि वो देश को आगे लेकर जाए और नेशनल कल्चर और कैरेक्टर बिल्डिंग करे। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. तो फिर से वो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि एडुकेशन जो है वही प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, वही मेजर टूल बनेगा, फोकस पॉइंट बनेगा नेशन को स्ट्रांग बनाने में या आगे बढ़ाने में। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा होगा, वही ये डिसाइड करेगा कि नेशन का क्वालिटी कैसा होगा। नेशन किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो लोग अगर स्किलफुल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो नेशन भी वैसा ही ब्राइट और बेटर बनता जाएगा। इनएस्केपेबल का मतलब है जिससे आप भाग नहीं सकते। स्केप करना मतलब होता है भागना, और इनएस्केपेबल उसका ऑपोजिट टर्म है जिसका मतलब है जिससे आप भाग नहीं सकते। तो एजुकेशन के सिवा कोई उपाय नहीं है जिससे आप नेशन बिल्डिंग कर सकते हो। अब नेशन बिल्डिंग के लिए जो ज़रूरी था, ठीक है, हम 1950s और 60s की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे कंट्री में कुछ ऐसे लोग थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो थे ही, ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, अब हम अपने कंट्री के साइंटिस्ट्स की बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, जैसे कि सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उस समय से ही कार्यरत थे, लेकिन उनको हम लोगों ने और बाद में जाना। तो ये सारे जो लोग हैं, ये कुछ ही फेमस साइंटिस्ट्स के नाम हैं। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसी टाइम से जुड़े हुए थे, और वो अपने सेल्फिशनेस को त्याग कर, वो चाहते तो अमेरिका जा सकते थे, रशिया जा सकते थे, वहां पर उनको इस तरह के काम करने के लिए बहुत पैसे मिलते, लेकिन उन्होंने अपने देश को प्रायोरिटी दी। ठीक है, उन्होंने देश को चुना, और उन्होंने ये कहा कि हम अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो भी हम नया बनाएंगे, वो देश के लिए बनाएंगे और देश हित में बनाएंगे। तो अभी हम जहाँ पर देख रहे हैं इंडिया को पहुंचता हुआ, वो सब कहाँ से शुरू हुआ है? वो सब इन साइंटिस्ट्स का ही ब्रेन चाइल्ड है, उनका ही दिया हुआ है। ठीक है, उनकी ऐसी अग्रिम सोच कि इंडिया को कैसे आप 40 साल बाद, 50 साल बाद महान बना सकते हो, उसकी शुरुआत उन लोगों ने तब से ही कर दी थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो लोग एडुकेटेड थे तभी ये पॉसिबल हुआ। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उन लोगों को इतने, उनकी सोच इतनी अग्रिम नहीं होती, दूर तक सोचने वाले वो लोग नहीं होते, और इतने सारे चीज़ों को वो समझ नहीं सकते थे, और वो इतने महान साइंटिस्ट नहीं बनते। ठीक है? I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture, from wheresoever it may have come and by whomsoever may have been contributed. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत का जो कल्चर है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कहाँ से वो आया है, किसने बनाया है, जिसने भी बनाया वो जहाँ से भी आया है, लेकिन जो हमारा कल्चर है उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, और मैं अपने कंट्री के पूरे कल्चर को सर्व करूँगा। क्योंकि क्योंकि जाकिर हुसैन एक मुस्लिम थे, तो हो सकता है ऐसा उस समय लोगों ने सोचा होगा कि एक मुस्लिम प्रेसिडेंट हिंदू लोगों के बारे में ना सोचे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन तो इसी थॉट के ऊपर हुआ था। पाकिस्तान में मुस्लिम या फिर पूरा जब अनडिवाइडेड इंडिया था, तब लोगों ने ये सोचा कि अगर वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, इस्लाम उनका रिलीजन है, तो इंडिया में रहते हुए उन्हें कोई तरह की आज़ादी नहीं मिलेगी, उन्हें किसी तरह का राइट्स नहीं मिलेगा, और उनका लाइफ कभी भी बेटर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग देश बनाना प्रेफर किया। जबकि अभी हम सच्चाई कुछ और ही देख रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स आर मच बेटर कंडीशन देन व्हाट वी सी देम एज दे आर लिविंग इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि किसने बनाया कल्चर को, कल्चर कहाँ से आया, मैं किससे बिलोंग करता हूँ, मैं पूरे कंट्री के लिए प्रतिबद्ध हूँ, पूरे कल्चर के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री,
इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। देखिए मैंने यही कहा था, यही बात आ गई कि मैं अपने कंट्री के टुवर्ड्स अपनी वफादारी दिखाऊंगा, मुझे किसी भी रिलीजन और लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। अब चूंकि वो हैदराबाद से हैं तो हो सकता है कि उनका लैंग्वेज तेलुगु हो, या मुस्लिम है तो अभी जैसा हैदराबादी मुस्लिम पॉपुलेशन का जो लैंग्वेज है उसको हम दक्कनी हिंदी कहते हैं, ठीक है, जो हिंदी का पुराना रूप है। I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed। वही कह रहे हैं ये कि मैं लोगों के प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं होगा कि आप किस जाति, धर्म, किस फेथ से बिलोंग करते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा का पूरा भारत मेरा घर है, मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ ये कोई महत्व नहीं रखता, पूरा का पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरी फैमिली। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। और लोगों ने ही मुझे चूज किया है या चुना है कि मैं इस पूरे फैमिली, मतलब पूरे भारतवर्ष जो कि एक फैमिली है, उसका हेड बनूं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम मतलब प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 सालों का होता है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर का होता है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for great people engaged in the fascinating task of building up just and prosperous and graceful life। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, अर्नेस्ट मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये मेरी ऑनेस्ट कोशिश, एंडेवर मतलब एफर्ट्स या कोशिश रहेगी कि मैं इस पूरे घर को, घर मतलब भारत को स्ट्रॉन्ग और सुंदर बनाऊं, एक ऐसे रहने लायक जगह बनाऊं जहाँ के लोग महान हो और महान चीजों को बिल्ड करने में लगे, मतलब देश को महान बनाने में लगे हों। किस तरह से? जस्ट, न्यायप्रिय कंट्री होना चाहिए, प्रॉस्पेरस होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेसफुल लाइफ होना चाहिए। इन सारे चीजों के प्रति लोग भी जो सिटीजन्स हैं वो प्रतिबद्ध हों, और मेरा भी यही काम है कि मैं इस घर को जो कि भारत है उसे अच्छा, बेहतर और सुंदर बनाने में लगा रहूँ, लोगों के साथ में, यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ में मिलकर। The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। अब जो ये फैमिली है, मतलब जो भारत है, वो बहुत बड़ा है और कॉन्स्टेंटली, लगातार बढ़ता जा रहा है, और रादर इनकन्वीनियंटली पेस। इनकन्वीनियंट मतलब जो कि सुविधाजनक ना हो, ठीक है। तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अभी आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो अब चाइना को भी पास कर चुका है, और अब हम वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। अभी तक हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री थे, बट अब हम वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो यही उनका कहना है कि हमारी फैमिली जो है वो काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन इतने ज़्यादा स्पीड में बड़ी हो रही है कि ये थोड़ा दिक्कत की बात है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। तो अब वो कहते हैं कि हम सभी लोगों को, ईच एंड एवरी सिटीजन को उसमें पार्टिसिपेट करना है। अनस्पेयरिंगली मतलब कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए इस न्यू लाइफ को बिल्ड करने में, एक नया देश जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है उसे महान बनाने में। For sheer size of the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। तो ये जो टास्क है, नेशन को महान बनाने का जो टास्क है, वो खुद में ही इतना बड़ा है, इतना महान है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक इंसान, कोई भी एक सिटीजन बस बैठा रहे और देखता रहे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि देश जो है वो महान एक दिन में नहीं बनता। अभी 70 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, उसके बाद हम इंडिया को इस मुकाम पर देख रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने कोशिश करना शुरू किया होगा, आप सोचिए 1930s के टाइम पर, 1940s के टाइम पर, उनको तो यही लगेगा कि अरे मेरे इतने कोशिश के बाद भी देश में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह से देश को महान बनाने का काम, देश का नेशन बिल्डिंग, देश का प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो फ्रस्ट्रेशन हमारे कंट्री में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार फ्रस्ट्रेशन आ गया तो लोग हताश हो जाएंगे और वो अपना काम करना अच्छी तरह से बंद कर देंगे, और फिर नेशन महान नहीं बन पाएगा। The situation demands for us work, work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life for people। अब ये जो वर्क है, मतलब कंट्री को महान बनाने का, वो हमसे क्या डिमांड करता है कि आप काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, सिंसियर वे में काम करो, फोकस्ड होके सिंसियर वे में काम करो, और सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि इंडिया को पूरी तरह से अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था, हमारे पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं था,
हमारे पास हमारी पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, किसी तरह से हमारा कोई ट्रेड नहीं था अपना, ठीक है। देश कमाता कैसे है? इंटरनेशनल ट्रेड से कमाता है। रेवेन्यू देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए जनता के पास भी तो पैसा होना चाहिए। इनकम ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट टैक्स किस पे लगाएगी, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट करना था, रीबिल्डिंग करना था, जिसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा फोकस, डिटरमाइंड और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। This work, as I see it, has two aspects: work on oneself and work for the society around. अब इस काम को करने के लिए काम को दो भाग में बांटना होगा। एक, खुद के ऊपर काम करना। खुद के ऊपर आप कैसे काम करोगे? स्किल डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, थ्रू एजुकेशन। और दूसरा क्या करोगे? आप सोसाइटी के लिए काम करोगे, मतलब देश को महान बनाने के लिए आप कंट्रीब्यूट करोगे। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। अब आप सेल्फ डेवलपमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए दोनों म्यूचुअली फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल मतलब जो फल देगा, जिसका कुछ अच्छा रिजल्ट होगा। The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. अब खुद पे किस तरह से काम करना है? मॉरल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अपने नैतिकता को ऊपर उठाना है, मतलब आप करप्शन में, ठीक है, पब्लिक लाइफ में आप क्या करते हो? आप किसी भी तरह के करप्शन के पार्ट ना बनो। और इस वो कैसे पॉसिबल है? आपको खुद को डिसिप्लिन करना होगा, ठीक है। अगर पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोग डिसिप्लिन हो, अपने आप को करप्शन से बचा कर रखें और ये सोचें कि उनका एक एक स्टेप देश हित में जाने वाला है, तो वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि देश को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो इसी तरह से लोगों को अपने आप को सेल्फ डेवलप करना है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मॉरल पर्सनालिटी। और इस तरह से जब आप खुद पे मेहनत करोगे तो उसका क्या एंड प्रोडक्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि एक आप बहुत फ्री, ठीक है, फ्री विचारधारा के और मॉरली हाई स्टैंडर्ड्स के पर्सन बनोगे। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर ओन परil। तो अगर आप चाहते हो एंड प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करना तो वो आपका रिस्क होगा। पेरिल मतलब रिस्क होगा। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, juster and more graceful way of life. अब ये जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो तब तक अपने आप को सस्टेन नहीं करेगा जब तक ये सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में या सोसाइटी के लिए एक बेटर प्रिविलेज सोसाइटी नहीं बनाता, एक बहुत ज्यादा न्यायप्रिय, जस्ट से जस्टर, ठीक है, जैसे गुड से बेटर बेस्ट, वैसे जस्ट से जस्टर, मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एक तरफ तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है और उसी सेल्फ डेवलपमेंट से आपको सोसाइटी के लिए इस तरह से काम करना है कि जो सोसाइटी है वो बेटर बने और ज्यादा वहां पर लोगों के लिए न्याय हो और उनका लाइफ और से और अच्छा होता जाए। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. अब एक इंसान अकेले में बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर सकता या बेस्ट नहीं बन सकता जब तक उसके आसपास के लोग ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप एक कंट्री में रह रहे हो, मतलब एक सिस्टम के अंदर रह रहे हो, तो आप चाहे जितना भी कमा लो, उसका कंट्रीब्यूशन आपको कंट्री से ही मिलने वाला है। अब हम अंबानी का एग्जांपल लेते हैं। अंबानी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, बट उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? हैंड्स की हम बात करते हैं या जियो की बात करते हैं, तो उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों से ही आ रहा है। अगर लोग जियो सिम ना यूज करें तो अंबानी के नॉट बिकम रिच, ठीक है। तो अंबानी के नॉट ग्रो अलोन, ही हैज टू ग्रो विद द होल ऑफ इंडिया। तो अंबानी ने जियो बनाया। जियो से क्या फायदा हुआ? इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई पूरे कंट्री में। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से लोगों का ग्रोथ हुआ। इन टर्न वो पैसा अंबानी को मिला, कंट्री का ग्रोथ हुआ, साथ साथ अंबानी का भी ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेट अस रिजॉल्व टू गेट wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. So let's take a resolve. हम लोग एक ओथ लें, एक शपथ लें कि या खुद को इतना डिटरमाइन कर लें होल हार्टेडली अपने पूरे मन से कि हम इसी के काम में लगे हुए रहेंगे। एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना, दूसरा सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। दिस dual effort will give to the life our state a special flavor. For state to us will not be just an organization of power but a moral organization. अब इस एफर्ट से क्या होगा? हमारा कंट्री जो है वो सिर्फ एक सिस्टम बनकर नहीं रह जाएगा, वो लोगों के
एग्जिस्टेंस का पार्ट बन जाएगा, लोग के डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेट हमारे लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, पावर सेंटर नहीं रहेगा, लोगों को कंट्रोल करने का मेथड नहीं रहेगा, बट लोगों के नैतिक ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी जो है वो मोरालिटी से चलती है, तो उस मोरालिटी का पार्ट स्टेट बन जाएगा। स्टेट का मतलब यहाँ पर देश है या नेशन है। तो नेशन को हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो उसको हम नेशन स्टेट ही कहते हैं। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस, तो जिसमें होल हार्टेडली इंगेज होना है। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मॉरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पावर सेंटर से मॉरल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पसेस। और ये हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल जो था उस मूवमेंट से भी रिलेटेड है, उस मूवमेंट के टेम्परामेंट से भी या माइंडसेट से भी रिलेटेड है कि पावर को मॉरल पर्पसेस, सोसाइटी के नैतिकता को बढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए, ना कि किसी को दबाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर। सोसाइटी का पीस, सोसाइटी में शांति, सोसाइटी का प्रोग्रेस, इसी चीज के लिए हमें अपने आप को, अपने काम को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। डेडिकेट करना मतलब समर्पित करना। इस चैप्टर का डिस्कशन इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे के डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।